हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था अपील एंड रिवीजन, इस टॉपिक में अभी तक हम दो अथॉरिटीज़ के बारे में कर चुके हैं, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी एंड सेकंड अपीलेट अथॉरिटी। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बेटा थी कमिश्नर अपील्स, और सेकंड अपीलेट अथॉरिटी हमने की थी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है जी। अब आगे सुनिए ध्यान से। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसके द्वारा जो निर्णय सुनाया जाएगा, उसके द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा, यदि करदाता या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है, तो उस केस में उस डिसीजन को कहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है? हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट करना है कि यदि ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में हम मूव करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। अपील इन द हाई कोर्ट। ठीक है जी। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, अपने इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है जी, पूरे इंडिया के अंदर। हाँ जी बेटा, 25 हाई कोर्ट्स। कल वाली क्लास में शायद मैंने ये बात बताई थी आपको। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। हाई कोर्ट के अंदर किसी भी मामले को केवल तभी रेफर किया जा सकता है जब उस मामले के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो। हाँ जी बेटा, केसेस भी बेटा दो तरह के होते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन ऑफ लॉ, कानूनी प्रश्न चिन्ह या पॉइंट ऑफ लॉ कह सकते हो, पॉइंट ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है। ये क्या होता है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो जिस केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा, केवल उसी को हाई कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज जो ट्रिब्यूनल होगी उसी के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है, और कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो। ऐसे केसेस को हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, देखिए। हाँ जी बेटा, इसको हम रीड करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। द ऑर्डर और डिसीजन गिवन बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब बेटा क्या है? ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा जो भी निर्णय सुनाया जाता है उसको चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज का मतलब बेटा उसके अगेंस्ट हम कहाँ पे मूव कर सकते हैं? हाई कोर्ट में। परंतु हाई कोर्ट में आप तभी मूव कर सकते हो जब उस केस के अंदर क्या इन्वॉल्व हो? क्वेश्चन ऑफ लॉ। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ बेटा इन्वॉल्व ना हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ का बेटा एक नाम और भी है पॉइंट ऑफ लॉ। बात एक ही है। ठीक है, कानूनी प्रश्न चिन्ह ये भी कह सकते हैं इसको। जिस केस के अंदर कानूनी प्रश्न चिन्ह हो, केवल उसी मैटर को हाई कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या कहता है? सच अपील कैन बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट बाय द टैक्स पेयर। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो। हाई कोर्ट में कौन जा सकता है? हाई कोर्ट में या तो जाएगा करदाता, या तो बेटा करदाता जाएगा, या फिर कौन जाएगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये सारे जो ऑफिशियल मैंने लिखवाए हुए, प्रिंसिपल कमिश्नर या चीफ कमिश्नर का मतलब क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। हाई कोर्ट में कौन जा सकता है? ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में या तो करदाता जाएगा, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से प्रिंसिपल कमिश्नर और चीफ कमिश्नर भी जा सकता है। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उस केस के अंदर, उस मामले के अंदर क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? क्वेश्चन ऑफ लॉ, कानूनी प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये कानूनी प्रश्न चिन्ह क्या चीज़ है। ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं बेटा इसको। हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखी हुई हैं बेटा।
एक तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और एक क्या लिखा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जो कोर्ट केसेस होते हैं, कोर्ट के अंदर जो केसेस हो जाते हैं या मैटर्स कह लो, हाँ जी बेटा, ये दो तरह के होते हैं। कोर्ट केसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हाँ जी बेटा, एक तो वो केस होते हैं जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जिसके अंदर बेटा क्या इन्वॉल्व हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व हो। और कुछ केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो पहले तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या पॉइंट ऑफ फैक्ट वो होता है जिसको प्रूव करने के लिए, हाँ जी बेटा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर देने के लिए या जिसको प्रूव करने के लिए हमें एविडेंस, हाँ जी बेटा, एविडेंस की जरूरत हो, हाँ जी बेटा, या विटनेस की जरूरत हो। जिस क्वेश्चन को हम एविडेंस या विटनेस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो बेटा, वो होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है जी। और जहां पर, हाँ जी बेटा, जहां पर हमें लीगल प्रिंसिपल्स की जरूरत हो, यूज ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स, हाँ जी बेटा, जहां पर हमें लीगल प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़े किसी केस मैटर को सोल्व करने के लिए, लीगल प्रिंसिपल्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बेटा क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जिस केस को सोल्व करने के लिए एविडेंस की जरूरत पड़े, एविडेंस या विटनेस की हेल्प से जिसको सोल्व किया जाए, उसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और जिस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें लीगल प्रिंसिपल्स की हेल्प लेनी पड़े या लॉ की इंटरप्रिटेशन, लॉ की व्याख्या, कानून की व्याख्या, लीगल प्रिंसिपल्स और कानून की व्याख्या करनी पड़े, वहाँ पर उसको बोलते हैं हम क्वेश्चन ऑफ लॉ। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ जी बेटा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, एक कपल है, हाँ जी बेटा, ये बेटा एक कपल है, मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, ठीक है, ये एक कपल है बेटा, मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स का। अब ध्यान से सुनिए, ये जो कपल है ये मैरिड है या नहीं है, ये कपल मैरिड है या नहीं है, मैरिड और नॉट। ठीक है जी। मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स के बीच में वैवाहिक संबंध है या नहीं है, मैरिड है या नहीं है। ठीक है जी। ये जो है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है बेटा, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इसको प्रूव किया जा सकता है, किसकी हेल्प से प्रूव किया जा सकता है, एविडेंस की हेल्प से। एविडेंस कौन सा हो सकता है, हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स का अगर शादी हुई हो गई तो शादी की कुछ फोटोज हो सकती हैं जो एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत की जा सकती है, जिससे ये प्रूव किया जा सके कि ये शादीशुदा जोड़ा है या नहीं। ठीक है जी। या कोई पुजारी हो सकता है जिसने इनकी शादी करवाई हो। ठीक है जी। या कोई कोर्ट का सर्टिफिकेट हो सकता है जहाँ पे जाकर इन्होंने शादी की हो। कहने का मतलब, इसको प्रूव करने के लिए कि ये जो मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स मैरिड हैं या नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जिसको हम एविडेंस या विटनेस की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या आती है, मान लीजिए अब हमें ये चेक करना है कि इनकी जो शादी है वो लीगल है या इलीगल है। हाँ जी बेटा, हमें ये चेक करना है कि मिस्टर एक्स और मिसिज एक्स की जो मैरिज है वो लीगल है या इलीगल है। ये बेटा क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आ जाती है। अब ये देखिए, मैरिज का लीगल होना या इलीगल होना, ये अलग अलग लॉ में अलग अलग बातें कही गई हैं। जैसे हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ में तो आप एक शादी करने के बाद दूसरी शादी बेटा कर ही नहीं सकते। पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी पत्नी से दूसरी किसी फीमेल के साथ जो है वो आप
मैरिज नहीं कर सकते। परंतु जो हमारा मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ के अंदर बेटा 4-4 शादियाँ अलाउड होती हैं। मुसलमान जो होते हैं वो 4 शादियाँ कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर हमें ये चेक करना है कि एक कपल की जो मैरिज है वो लीगल है या इल्लीगल है, उसके लिए उसके अंदर बेटा क्या चीज़ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है इस मामले के अंदर। ठीक है, तो जिस मामले में क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है, यानी कि जहाँ पर किसकी जरूरत पड़े, लीगल प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़े या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की जरूरत पड़े, वहाँ पर ऐसे केसेस को हम हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। और जिन केसेस के अंदर केवल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व होता है, हाँ जी बेटा, जिन केसेस के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वहाँ पर ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। ऐसे ही बेटा मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, मेरा कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में मैंने कोई खर्चा कर दिया, अपनी बिजनेस इनकम को कमाने के लिए मैंने कोई खर्चा कर दिया, और वो खर्चा हमें ये डिसाइड करना है वो जेन्युइन है या फेक है। मैंने जो खर्चा किया वो जेन्युइन भी हो सकता है और फेक भी हो सकता है। मेरे द्वारा किया गया खर्चा जेन्युइन है या फेक है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं कहलाएगा, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। कोई भी खर्चा जेन्युइन है या फेक है, उसके लिए आप एविडेंस प्रूव कर दो, एविडेंस दे दो। मान लीजिए मैंने कोई खर्चा दिखाया हुआ है बुक्स में, तो मैं उसका एविडेंस दे सकता हूँ, रसीद दिखा सकता हूँ कि इस खर्चे की ये रसीद है। उस रसीद से बेटा वो डिसाइड हो जाएगा कि ये खर्चा जेन्युइन है या फेक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे किससे काम चल गया, एविडेंस से काम चल गया। परंतु अगर ये डिसाइड करना हो, हाँ जी बेटा, अगर हमें ये डिसाइड करना है कि वो जो खर्चा है वो रिवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, रिवेन्यू और कैपिटल नेचर। हाँ जी बेटा, अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि वो खर्चा जो मैंने बिजनेस से रिलेटेड किया है वो आयगत का है, रिवेन्यू नेचर का है और कैपिटल नेचर का है, यानी कि आयगत प्रकृति का है या पूंजीगत प्रकृति का है, तो उस केस में ये बेटा क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो गया। क्योंकि यहाँ पर अब हमें रिवेन्यू या कैपिटल चेक करने के लिए जो हमारे इनकम टैक्स के जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, लॉ क्या कहता है एक्सपेंसेस को लेकर, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, या कोई खर्चा डिडक्टिबल है या नहीं है। ठीक है, कोई खर्चा बिजनेस इनकम निकालते हुए डिडक्टिबल है या नहीं है, ये बेटा क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, जिस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें लीगल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़े या लॉ को इंटरप्रेट करना पड़े, उसको बेटा हम क्वेश्चन ऑफ लॉ बोलेंगे। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वो होता है जहाँ पर केवल एविडेंस या विटनेस की हेल्प से हम बात को का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सुनिए आगे, जो बेटा हमारा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केस में जो डिसीजन गिवन बाय ट्रिब्यूनल, हाँ जी बेटा, डिसीजन गिवन बाय ITAT विल बी फाइनल, उसको बेटा फाइनल समझा जाएगा। ठीक है जी, यानी कि जिस केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व हो, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं भी हो, तो भी आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि उस केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है। तो जिस केस के अंदर केवल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व हो, उसमें इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा सुनाया गया निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। परंतु जिस केस के अंदर बेटा क्या इन्वॉल्व हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, वहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, वहाँ पे वहाँ पे जो डिसीजन है या एग्रीव्ड पार्टी, ये कह लीजिए, सच डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी। ठीक है जी, तो अगर मैं इस बात को कंक्लूड करूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपील की 4 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है कमिश्नर के यहाँ अपील डालना, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में, फिर हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर मैं बात करूं
क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केस में, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केस में हमारी अपील की कितनी स्टेजेस होंगी? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में बेटा अपील की केवल 2 स्टेजेस होंगी। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केस में केवल 2 स्टेजेस होंगी। पहली कमिश्नर के बाद सिर्फ और सिर्फ कहां पर जाया जा सकता है? ITAT ट्रिब्यूनल के अंदर। जबकि क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर, जिस मामले में क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, उसकी बेटा कितनी स्टेजेस होंगी? यहाँ पे तो 2 स्टेजेस होंगी। ठीक है जी। और इसमें मामले को सुलझाने के लिए कितनी स्टेजेस पे अपील की जा सकती है? 4 स्टेजेस पर। पहली स्टेज तो वही है, कमिश्नर के यहाँ अपील डाल सकते हैं। कमिश्नर कौन सा? ब्रैकेट में बेटा वो भी लिख लेते हैं, अपील्स। कमिश्नर अपील्स का अगर डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहाँ जा सकते हो? ट्रिब्यूनल के अंदर। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अपीलेट ट्रिब्यूनल में से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो बेटा फिर आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ कितनी स्टेजेस हुई? 4। तो सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है, जिस केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व हो वहां पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को फाइनल अथॉरिटी माना जाएगा, और जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो वहां पे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद उस मैटर को हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी बेटा आगे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बातें क्लियर हैं आपको। अब बेटा आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, ये वही बात है जो अभी अभी मैंने बताई है। इसको रीड कर लेते हैं एक बार। क्या बताया? देखो, इफ नो पॉइंट ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व, अगर लॉ का कोई भी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन ऑफ लॉ कह लो या नो पॉइंट ऑफ लॉ, बात एक ही है, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल विल बी फाइनल। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर फाइनल माना जाएगा। ठीक है जी। बट अगर असेसिंग ऑफिसर या कमिश्नर क्वेश्चन ऑफ लॉ से सेटिस्फाइड, अगर उस केस के अंदर क्या इन्वॉल्व है? क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो उस केस में हम कहाँ पे मूव कर सकते हैं? उस केस में जो एग्रीव्ड पार्टी है, पीड़ित पक्षकार, वो बेटा डिसीजन के अगेंस्ट कहाँ पर जा सकता है? हाई कोर्ट में। उस डिसीजन को हाई कोर्ट में बेटा चैलेंज किया जा सकता है। तो कैसे चैलेंज करते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, हाँ जी बेटा, हाई कोर्ट में अपील करने का जो राइट है वो सेक्शन 260A आपको देता है। ठीक है जी, सेक्शन 260A गिव्स द राइट टू अपील इन द हाई कोर्ट। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है? टाइम लिमिट। हाई कोर्ट में बेटा अपील करने के लिए जो टाइम लिमिट है वो 120 डेज़ की है। 120 डेज़ कब से काउंट होंगे? जिस दिन ट्रिब्यूनल ने आपको डिसीजन या ऑर्डर कम्युनिकेट किया है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा जो निर्णय सुनाया गया था, उसकी डेट से 120 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट में बेटा जा सकते हो। ठीक है, जैसे कमिश्नर के यहाँ अपील डालने के लिए टाइम लिमिट थी 30 डेज, अपीलेट ट्रिब्यूनल में बेटा थी 60 डेज, ऐसे ही हाई कोर्ट में बेटा है 120 डेज। ठीक है जी। फिर वही बात आ जाती है, हाई कोर्ट यदि चाहे तो वो 120 दिन के बाद भी आपकी अपील को स्वीकार कर सकता है। मान लीजिए आपके 120 दिन खत्म हो चुके हैं और आपने अपील फाइल नहीं की थी, आप लेट हो गए हो, तो उस केस में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी हाई कोर्ट में, जिसको एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। कंडोनेशन होता है माफ़ी, डिले देरी के लिए माफ़ी मांगोगे आप हाई कोर्ट से एक एप्लीकेशन लिख के कि भाई मैं 120 दिन में अपील इस वजह से नहीं कर पाया, तो उसका आपको प्रॉपर रीज़न भी बताना पड़ेगा। मान लो आपने रीज़न बताया जी कोविड चल रहा था, ठीक है, कोविड की वजह से पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से मैं अपील नहीं कर पाया। तो वट एवर जो भी रीज़न हो वो आपको बताना पड़ेगा और आपको हाई कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा उस रीज़न से। यदि हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो वो 120 दिन के बाद भी आपकी अपील को स्वीकार कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, उसके बाद अपील का मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है जब भी आप कोई अपील फाइल करते हैं
तो उसके लिए बेटा कोई ना कोई फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे हमने किया था कमिश्नर के केस में फॉर्म नंबर 35, अपीलेट ट्रिब्यूनल के यहाँ अपील डालते हैं तो फॉर्म नंबर 36 होता है। तो हाई कोर्ट में जब अपील डाली जाती है तो उसके लिए भी एक मेमोरेंडम तैयार किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको मेमोरेंडम ऑफ अपील बोला जाता है। ठीक है, बट उसका कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्म नंबर नहीं है उसका बेसिकली। ठीक है, फॉर्म तो उसका होगा जरूर, बट उसका फॉर्म नंबर नहीं है कोई। जैसे कमिश्नर के यहाँ अपील डालने के लिए फॉर्म 35 था, अपीलेट ट्रिब्यूनल में फॉर्म नंबर 36 था। तो यहाँ पर भी आपको अपील का जो मेमोरेंडम है वो तो फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सुनिए ध्यान से, उस अपील का जो मेमोरेंडम आप तैयार करोगे, डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, उसके अंदर प्रिसाइसली का मतलब होता है क्लियरली, उसके अंदर स्टेट का मतलब लिखना पड़ेगा, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। उस मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर क्लियरली, स्पष्ट रूप से स्टेट का मतलब लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है जी, उस केस के अंदर या उस मामले में जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, जैसे मान लीजिए उसके अंदर इन्वॉल्व है द एक्सपेंडिचर इज डिडक्टिबल और नॉट, ये खर्चा डिडक्टिबल है या नहीं है एज पर इनकम टैक्स, या ये जो खर्चा है द एक्सपेंडिचर इज ऑफ रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। तो जो भी बात है भाई, क्वेश्चन ऑफ लॉ जो भी होगा वो वहां पे लिखा जाएगा। ठीक है जी। सब्सटेंशियल कब लगाते हैं? सब्सटेंशियल का मतलब वैसे तो होता है बिग, ह्यूज, बड़ा। सब्सटेंशियल वर्ड बेटा तब यूज करते हैं जब कोई चीज डिबेटेबल हो, जब किसी मुद्दे पर डिबेट की जा सके, तो इसीलिए यहाँ पे सब्सटेंशियल वर्ड लगाया हुआ है। यानी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ तो इन्वॉल्व हो ही हो, और क्वेश्चन ऑफ लॉ भी कैसा होना चाहिए? डिबेटेबल, जिस पे डिबेट की जरूरत हो, दो पार्टीज के बीच में डिबेट की जरूरत हो, यानी कि बड़ा उसको मुश्किल है उसको सोल्व करना, तभी तो हाई कोर्ट में लेके जा रहे हैं। ठीक है जी। तो डिबेटेबल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व इन द अपील, उसको क्लियरली लिखा जाएगा। अब सुनिए आगे। हाँ जी बेटा, हाई कोर्ट में जब अपील की जाती है तो जैसे अभी बताया, ये वही बात दोबारा आ गई। हाँ जी बेटा, देखिए हाई कोर्ट के अंदर जब अपील डाली जाएगी तो सबसे पहले हाई कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि उस केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है हाँ जी ये केस क्वेश्चन ऑफ लॉ इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उस मामले की सुनवाई करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। हाई कोर्ट तब तक किसी भी मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उस केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व ना हो। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा तभी सुनवाई की जाएगी। अगर हाई कोर्ट संतुष्ट हो जाता है हाँ जी इस केस के अंदर कानूनी प्रश्न चिन्ह है, तो वो उसको उस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेगा। फॉर्मुलेट का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर्मुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी चीज को साधारण भाषा से कानूनी भाषा में कन्वर्ट करना। फॉर्मुलेट का मतलब क्या होता है? टू कन्वर्ट इनटू लीगल लैंग्वेज। कानून की भाषा बेटा अलग होती है, कानून की जो टर्म्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, अलग, थोड़े अलग तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो कहने का मतलब उस केस के अंदर जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा। फॉर्मुलेट का मतलब है उसको कानूनी भाषा में कन्वर्ट किया जाएगा, इसको आप ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? द हाई कोर्ट में डिटरमाइन, हाई कोर्ट कोई ऐसा इश्यू भी निर्धारित कर सकता है। डिटरमाइन का निर्धारित करना। हाई कोर्ट सुनवाई करते समय कोई ऐसा इश्यू भी निर्धारित कर सकता है विच हैज नॉट बीन और रॉन्गली डिटरमाइंड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट का मामला कहाँ से आ रहा है बेटा? ITAT से। हाई कोर्ट का जो मामला है वो पहले किसके पास था? वो ट्रिब्यूनल के पास था। ठीक है जी। जब ट्रिब्यूनल ने उस मामले की सुनवाई की थी, ट्रिब्यूनल के द्वारा जब उस मामले की सुनवाई की थी तो उस टाइम पर कुछ चीजें, कुछ इश्यूज इग्नोर कर दिए गए थे, कुछ इश्यूज रह गए थे। ऐसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिनको सुनवाई के दौरान, किसके द्वारा सुनवाई के दौरान? ट्रिब्यूनल के द्वारा सुनवाई के दौरान छोड़ दिया गया था, या ट्रिब्यूनल ने उनके ऊपर सुनवाई तो की थी परंतु सुनवाई गलत तरीके से की गई, रॉन्गली। तो ऐसा कोई भी मैटर जिसको अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सुनवाई की
और गलत तरीके से सुनवाई की, या ऐसा कोई भी मैटर जिसके ऊपर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सुनवाई की ही नहीं, उसको छोड़ दिया गया था, विच हैज़ नॉट बीन कंसीडर्ड, जिसको कंसीडर नहीं किया गया था, तो उसको हाई कोर्ट उस मामले को भी सुन सकता है। ठीक है जी। सिंपल सी बात ये है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा यदि किसी बात को, यदि किसी इश्यू को पहले इग्नोर कर दिया गया था या पहले उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया था, तो उसको हाई कोर्ट अब कंसीडर करेगा, हाई कोर्ट उसके ऊपर भी सुनवाई करेगा। ठीक है जी। तभी तो ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा ना, अपीलेट ट्रिब्यूनल से कोई गलती हुई है तभी तो मामला हाई कोर्ट में गया है। ठीक है, अदरवाइज अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा डिसीजन वही फाइनल हो जाता। चलो जी, अब आता है कि हाई कोर्ट जब भी किसी मामले की सुनवाई करता है, तो इंडिया में एक एक्ट बना हुआ है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908, उसके जो प्रोविजंस हैं बेटा वो अप्लाई होंगे। हाई कोर्ट जब भी किसी मामले की सुनवाई करता है, तो हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करते समय कौन से एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सुनवाई करता है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908। इसका बस नाम याद रखना है आपको भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक्ट है, हमने डिटेल में अभी इसके नहीं जाना, तो आपने सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, टैक्स से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, उसकी सुनवाई करते समय हाई कोर्ट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के प्रोविजंस को फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब हाई कोर्ट का प्रोसीजर सुनते हैं। हाई कोर्ट का प्रोसीजर बेटा क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। लो जी, पहले सभी पॉइंट्स हम देख लेते हैं। हाँ हाँ जी बेटा, हाई कोर्ट का जो प्रोसेस है बड़ा इजी प्रोसेस है वैसे तो। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हाई कोर्ट के अंदर मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल किया जाएगा। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करने के बाद वैसे ही जैसे ट्रिब्यूनल के द्वारा डेट दी गई थी, सुनवाई की तारीख और प्लेस वो सब डिसाइड किया जाएगा। तो हाई कोर्ट भी पहले सुनवाई की तारीख, सुनवाई की जो प्लेस है वो डिसाइड करेगा, और उसकी सूचना दोनों पक्षकारों के पास भेजी जाएगी, अपीलेंट के पास भी और डिफेंडेंट के पास भी। तो सबसे पहला स्टेप तो वही रहेगा, सबसे पहले सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील, सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल किया जाएगा। सेकंड नंबर पे शेड्यूलिंग द डेट, डे, टाइम एंड द प्लेस बाय द हाई कोर्ट फॉर हियरिंग। तीसरा बेटा क्या होगा, हाँ जी बेटा, थर्ड स्टेप क्या होगा। ठीक है, पहला तो मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल कर दिया, दूसरा डेट अनाउंस कर दी, भाई इस डेट को सुनवाई करेंगे। ठीक है जी, फिर उस अपील की सुनवाई की जाएगी। अपील विल बी हियर्ड बाय द बेंच। हाँ जी बेटा, बेंच का मतलब आपको पहले भी बताया था, बेंच का मतलब क्या होता है, पैनल ऑफ जजेस। हाई कोर्ट उस मामले की सुनवाई करेगा जजेस के पैनल के द्वारा, जजेस के ग्रुप के द्वारा। और एक पैनल कम से कम कितने जजेस का होगा बेटा, 2 जजेस, कम से कम 2, कम से कम 2 जजेस का मतलब क्या होता है, 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा जज होंगे। अच्छा, डिसीजन कैसे लिया जाएगा। हाँ जी बेटा, हाई कोर्ट जिस भी मामले की सुनवाई करता है, सुनवाई करने के बाद जब हाई कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा, तो वो मेजोरिटी के आधार पर, मेजोरिटी का मतलब बेटा क्या है, सुनो ध्यान से। जैसे मान लीजिए उस मामले की सुनवाई करने के लिए 2 जजेस हैं। ठीक है जी, या तो दोनों जजेस का निर्णय सेम हो, अगर दोनों जजेस का निर्णय सेम है तो उस निर्णय को क्या कर दिया जाएगा, फाइनल कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों जजेस का जो डिसीजन है केस को लेकर वो अलग अलग है, अगर दोनों जजेस का डिसीजन बेटा अलग अलग है, तो उस केस में हाई कोर्ट क्या करेगा, एक जज और इंक्लूड कर देगा। अब 3 जज हो गए, अब 3 जजेस का फिर से डिसीजन देखा जाएगा। मान लीजिए 3 जजेस को उस केस के बारे में डिसाइड करना है। अब क्या हुआ, अभी भी क्या हो रहा है, तीनों का डिसीजन अलग अलग है, अभी भी इसका डिसीजन अलग है, इसका डिसीजन अलग है बेटा, और इसका डिसीजन अलग है। तो हाई कोर्ट फिर क्या करेगा, कहते हैं जी चलो एक जज और बिठा के देख लेते हैं, एक जज को और साथ में शामिल कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बेटा ये इन तीनों का डिसीजन अब सेम है, बट इस अकेले का अलग है। यानी कि अब क्या हुआ, 3 एक साइड हो गए और एक जज का एक साइड रह गए, तो मेजोरिटी बन गई। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, मेजोरिटी का मतलब होता है मोर देन 50%।
मोर देन 50%। तो यहाँ तो 4 जजेस थे, 4 में से 3 का डिसीजन एक है, यानी कि कितनी मेजोरिटी होगी, 3/4, 75% बेटा मेजोरिटी हो गई। 75% एक साइड है और 25% जजेस एक तरफ है, यानी 4 में से एक जज तो एक उसका डिसीजन अलग है, बाकी 3 का डिसीजन, तो मेजोरिटी क्रिएट हो गई। तो जब तक मेजोरिटी क्रिएट नहीं हो जाती तो उसके अंदर जजेस बेटा ऐड होते रहेंगे, और जैसे ही मेजोरिटी बन जाएगी उस डिसीजन को फाइनल कर दिया जाए। तो यही बात नीचे लिखी हुई है, इफ देयर इज नो मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी ना बनी हो, 50% से ज़्यादा मेजोरिटी ना बनी हो, द केस विल बी हियर्ड बाय वन और मोर ऑफ द अदर जजेस एंड विल बी सोल्ड बाय मेजोरिटी। ठीक है बेटा, बिल्कुल ईजी है। तो बाकी इसमें वो भी आप बातें लिख सकते हो कि बीच में हाई कोर्ट चाहे तो बीच में हियरिंग सुनवाई को स्थगित कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है। वही सारी बातें जो पीछे अपीलेट ट्रिब्यूनल में और कमिश्नर में जो लिखवाई थी, वो बातें आप यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये 3 स्टेप नहीं बनेंगे, कई स्टेप बनेंगे, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील का जो मेमोरेंडम है वो फाइल किया जाएगा। दूसरे नंबर पे फिर क्या होगा, शेड्यूलिंग द डेट, डे, प्लेस एंड टाइम बाय द हाई कोर्ट फॉर हियरिंग। फिर तीसरा क्या होगा, हाँ जी बेटा, तीसरा होगा प्लीडिंग द केस, केस की शुरुआत होगी। ठीक है, और इसमें दोनों पार्टीज को प्रेजेंट होना पड़ेगा, या तो वो खुद प्रेजेंट होंगे या अपने रिप्रेजेंटेटिव को। फिर क्या होगा, केस की जो हियरिंग होगी उसमें कम से कम बेटा कितने जजेस होंगे, 2 जजेस होंगे, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 और मोर। और डिसीजन बेटा कैसे लिया जाएगा, मेजोरिटी के बेस पे। और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इस मामले में अभी छानबीन की ज़रूरत है, इंक्वायरी करवाने की ज़रूरत है, तो वो केस को बेटा आगे स्थगित कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है और अगली डेट दे सकता है। ठीक है, अगली डेट को फिर स्थगित करके अगली डेट दी जा सकती है, ऐसे चलता रहेगा। यानी कि ज़रूरी नहीं है पहली सुनवाई में ही फैसला हो जाएगा, हो सकता है 3-4 सुनवाई करनी पड़े, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाए। ठीक है जी, वो डिपेंड करता है कि कितना केस कितना इंपॉर्टेंट है या केस में कितना ज़्यादा पेचीदा है। ठीक, और केस को सोल्व किया जाएगा मेजोरिटी से। मेजोरिटी का मतलब जब 50% से ज़्यादा जजेस एक ही डिसीजन के फेवर में हो, तो उस केस में उस डिसीजन को फाइनल कर दिया जाएगा। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। लो जी बेटा, हाई कोर्ट के बाद अब तो बस आखिरी आस बाकी है। इसका मतलब ये है बेटा, यदि असेसी हाई कोर्ट के डिसीजन से भी संतुष्ट ना हो, यदि कोई पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास आखिरी जो स्टेप है या आखिरी जो स्टेज है वो केवल एक ही है, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन के अगेंस्ट कहीं भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय सुनाएगा वो फिर फाइनल निर्णय माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ जी बेटा, अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में ज़्यादा मटेरियल नहीं है, बस छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना है आपने, क्योंकि सुनवाई करने का तरीका बेटा ऑलमोस्ट सभी का सेम सा ही होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है, हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात ये आती है कि हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जो चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन कर सकता है। असेसी कर सकता है बेटा, करदाता, या वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह लो, या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। ठीक है बेटा, दे मे प्रेफर टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है जी, अगर उनको लगता है कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया है वो डिसीजन सही नहीं है, तो उस केस में हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी हम जा सकते हैं, एग्रीड पार्टी। ठीक है, बट उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, हाई कोर्ट के मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि हाई कोर्ट को एक सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का बेटा एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कौन इशू करता है, हाई कोर्ट इशू करेगा। इसका पर्पस क्या है, हाँ जी बेटा, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू करने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर रहा है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है। यानी कि जो कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनको
जिनमें हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए गए निर्णय के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। हाई कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल निर्णय माना जाता है। तो ऐसा कोई भी केस जिसके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सकता हो, इट मीन्स बेटा क्या है, उसका सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं होगा। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस हाई कोर्ट केवल उसी केस का इश्यू करेगा जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता हो। ठीक है, तो ये डिसाइड करना कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है या जाने लायक नहीं है, ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, और हाई कोर्ट उसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बोलते हैं। तो यही मैंने लिखा है। ठीक है बेटा, इसको रीड कर लो। और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील फाइल की जाती है उसके लिए टाइम लिमिट कितने डेज की है? 60 डेज। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप केस फाइल करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट का डिसीजन मिलने के 60 दिन के अंदर अंदर बेटा आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आप लेट हो जाते हैं फिर वही कंडोनेशन ऑफ डिले लगा दो एप्लीकेशन। सुप्रीम कोर्ट यदि चाहेगा तो वो 60 दिन के बाद भी आपकी अपील को स्वीकार कर सकता है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का जो राइट है वो आपको सेक्शन कौन सा देता है? 261 एंड 262। अब देखिए, हाँ जी बेटा, ये फाइनल अपील है। फाइनल अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी मेड टू द सुप्रीम। ठीक है, हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जो फाइनल अपील की जा सकती है वो किसके यहाँ की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के यहाँ। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट पहले बेटा क्वेश्चन ऑफ लॉ देखेगा कि इस केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक है, तभी उस मामले की सुनवाई करेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस भी चेक किया जाएगा कि हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इश्यू किया है या नहीं किया। हाँ जी बेटा, फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई करने के बाद बेटा वो अपना जजमेंट का मतलब अपना निर्णय सुनाएगा। ठीक है, और जब भी कोई कोर्ट निर्णय सुनाती है तो निर्णय के साथ साथ वो निर्णय किस आधार पर दिया जा रहा है? ग्राउंड का मतलब होता है आधार, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय उसका आधार क्या है, वो आधार भी बेटा उसमें मेंशन किया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि केवल निर्णय सुना दिया बस। ठीक है, निर्णय निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष निर्णय तभी माना जाता है जब आप उस निर्णय का आधार भी बताओगे कि ये निर्णय मैं इस आधार पर दे रहा हूँ। ठीक है जी। और फिर क्या होगा? निर्णय की जो कॉपी है, जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाएगा उस निर्णय की कॉपी, जजमेंट की कॉपी, ठीक है, किसके पास भेजी जाएगी? असेसिंग ऑफिसर के पास, अंडर द सील ऑफ कोर्ट। उसके ऊपर कोर्ट की सील लगाई जाएगी एंड द सिग्नेचर ऑफ रजिस्ट्रार के बेटा साइन होंगे। ठीक है जी। और फिर क्या होगा? असेसिंग ऑफिसर शैल गिव इफेक्ट टू द ऑर्डर पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ। असेसिंग ऑफिसर फिर उस ऑर्डर को, जो उसको कॉपी मिली है जजमेंट की, उस कॉपी को एग्रीव्ड पार्टी, अपीलेंट और डिफेंडेंट को दे देगा। उसकी एक एक कॉपी बेटा किसको दी जाएगी? जो भी निर्णय की कॉपी है जो किसको मिली है? असेसिंग ऑफिसर को। असेसिंग ऑफिसर वो कॉपी एक तो एग्रीव्ड पार्टी को देगा, पीड़ित पक्षकार को, यानी कि अपीलेंट को, और एक बेटा डिफेंडेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे हमने किया था कमिश्नर के यहाँ अपील डालने की फ़ीस होती है और अपीलेट ट्रिब्यूनल की भी बेटा फ़ीस थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामले में मैंने फ़ीस नहीं बताई आपको कितनी फ़ीस लगती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी मामले की सुनवाई करते हैं तो उनकी बेटा फ़ीस अलग अलग होती है हर एक केस को लेकर। तो इसीलिए लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ द अपील विल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की इच्छा पे निर्भर करते हैं। अलग अलग केस के लिए बेटा अलग अलग फ़ीस होती है, कोई फ़ीस बेटा इसमें फ़िक्स नहीं है। जैसे उसमें तो फ़िक्स थी, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में। और कमिश्नर के यहाँ जब अपील डाली जाती है तो वहाँ पे बेटा जो मैंने आपको फ़ीस लिखवाई थी वो फ़िक्स है।
बट यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेटा कोई भी फिक्स फी नहीं है, अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग फीस हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लो बेटा, द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी कंसिडर्ड फाइनल। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। एंड नो फर्दर अपील, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ आगे कहीं पर भी नहीं जाया जा सकता। ठीक है जी, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। और लास्ट बेटा, हाँ ये ध्यान से देखिए, ये पूरे चैप्टर की रिवीजन करवा रहा हूँ 2 मिनट में आपको। सबसे पहले, हाँ जी बेटा, 4 स्टेजेस मैंने बताई थी। पहली स्टेज, कमिश्नर के यहाँ अपील डाली जा सकती है। हाँ जी बेटा, सबसे पहली क्या है, कमिश्नर के यहाँ अपील डालना। दूसरी स्टेज क्या होती है, अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। अब सुनिए ध्यान से, ये फर्स्ट अपील है, ये सेकंड अपील, ये थर्ड और ये फोर्थ फाइनल अपील। इसमें फर्स्ट अपील, कमिश्नर के यहाँ अपील कौन डालता बेटा, असेसी करता था। अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील असेसी भी डाल सकता है और CIT, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कह सकते हो। कमिश्नर ऑफ अपील के डिसीजन के अगेंस्ट असेसी या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दोनों ही अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में बेटा कौन जा सकता है, हाई कोर्ट में भी असेसी और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और सुप्रीम कोर्ट में असेसी और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है जी। अपीलेंट का मतलब क्या होता है, वादी, केस करने वाला, जो न्याय की गुहार लगा रहा है कि मुझे न्याय दिया जाए, वो कमिश्नर के यहाँ तो असेसी हो सकता है, अपीलेंट ट्रिब्यूनल ये डिफरेंट, ये आपको याद रखना है, ये सब मैंने बताया हुआ है। अपीलेबल ऑर्डर, हाँ जी बेटा, कमिश्नर अपील के यहाँ अपील डालने का मसला, ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसके खिलाफ कमिश्नर के यहाँ अपील डाली जा सकती है, ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो निर्णय सुनाया जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, उसके आदेश के खिलाफ कमिश्नर के यहाँ जाया जा सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में किसके अगेंस्ट जाएंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल में सिंपल सी बात है, कमिश्नर के आदेश, कमिश्नर अपील्स ने जो निर्णय सुनाया उसके अगेंस्ट आप ट्रिब्यूनल में जाओगे। और हाई कोर्ट में कब जाओगे, हाई कोर्ट में बेटा तब जाओगे किसके ऑर्डर के खिलाफ, किसके आदेश के खिलाफ, ट्रिब्यूनल के, ITAI है, ITAT सॉरी ITAT, ये ITAT के आदेश के खिलाफ आप हाई कोर्ट में तभी जा सकते हो। देखो यहाँ कंडीशन लगाई हुई है, जब उस केस के अंदर क्या इन्वॉल्व हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में किसके निर्णय के अगेंस्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट। हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय सुनाया गया है उसके निर्णय के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। टाइम लिमिट, हाँ जी बेटा, इसमें टाइम लिमिट आपको बताई थी 30 डेज, इसमें 60 डेज, इसमें 120 डेज और 60 डेज, ये सब बातें। और फीस बेटा इसमें 500 to 10,000, इसमें एज पर हाई कोर्ट रूल्स और एज पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स। और फॉर्म बेटा कौन सा भरना होता है इसमें, 35, 36, हाई कोर्ट का बेटा कोई फॉर्म नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का भी कोई फॉर्म नहीं है। और इसमें टाइम लिमिट बताई थी, कमिश्नर के यहाँ अपील को 1 साल के अंदर अंदर सोल्व करना होता है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द अपील वाज फाइल्ड। जिस साल में अपील डाली गई है उसके अंतिम दिन से 1 साल के अंदर अंदर। और इसमें 4 साल के अंदर अपील को सोल्व करना होता है, इसमें बेटा कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है जी, और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। बताओ बेटा, क्लियर है? ये सारी बातें हमने की हुई हैं, जस्ट मैंने उसको एक बार इस टेबल में की हेल्प से आपको रिवाइज करवाया। लो जी, ये बेटा हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। लो बेटा, ठीक है बेटा, तो इसको बेटा अच्छे से कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं और करते हैं। बाय।